हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, हिंडनबर्ग और अदानी, ये एक ऐसी कहानी है कि ये खत्म ही नहीं होके दे रही। तो अभी आपने शायद आज से कुछ महीने पहले जो है आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बड़े विस्तार से पढ़ाया था कि हिंडनबर्ग नाम का एक समूह है जो कि शॉर्टिंग करता है। स्टॉक मार्केट में शॉर्टिंग नाम का एक काम होता है जिसमें कि आप कंपनियों के शेयर गिरने पर एक तरफ से बेट लगाते हो और गिरने पर आप लाभ कमाते हो। तो हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्टिंग करती है और साथ के साथ जो रिसर्च भी करती है, अलग अलग तरह का अनुसंधान करती है, अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो हिंडनबर्ग नाम की इस कंपनी ने भारत के अदानी समूह पर स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है? जहां पर आप गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से अपनी कंपनी के बाजार के जो शेयर के दाम हैं उनको ऊपर या नीचे करने की कोशिश करो। ऐसा क्यों होता है आपको बता दूंगा संक्षेप में, चिंता मत कीजिएगा। तो भारत में काफी इसको लेकर विवाद हुआ, राजनीतिक विवाद हुआ, संसद में हंगामा हुआ और उसके बाद सेबी को यह जिम्मेदारी दी गई। भारत का जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, सेबी जो है, उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इसकी जांच कीजिए, क्योंकि भारत के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। सेबी ने जांच करी और सेबी ने जांच करने के बाद अदानी समूह को क्लीन चिट दे दी कि भाई अदानी समूह पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई एविडेंस है नहीं इनके खिलाफ। और उल्टा सेबी ने हिंडनबर्ग समूह को ही एक कानूनी नोटिस भेज दिया कि आप इस तरह से उल्टे सीधे आरोप नहीं लगा सकते। जिस पर हिंडनबर्ग समूह ने कहा कि यार हम तो भारत में है ही नहीं, हम तो भारतीय कंपनी ही नहीं है, तो भारत का सेबी या भारत की कोर्ट से हमें सहमत होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बात सही भी है, वो भारत के बाहर के लोग हैं तो उन्हें कोई ज्यादा इससे फर्क पड़ा नहीं। अब क्या हुआ है, हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट से हंगामा मच गया है और इस बार हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में टारगेट किया है सेबी की जो प्रमुख हैं, सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनको और उनके पति धवल बुच को। और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह दावा किया है कि माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी के अध्यक्ष हैं, और उनके पति जो हैं धवल बुच, इन लोगों ने खुद अपना पैसा ऐसे ऑफशोर कंपनियों में लगाया हुआ है, ऐसी कंपनियों में लगाया हुआ है जिनका प्रयोग अदानी समूह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करता है या फिर अपने मार्केट को, शेयर बाजार में अपनी कीमतों को ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग करता है। तो ऐसे में जिस संस्था को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसके प्रमुख का ही नाम इसमें आ जाए कि भाई आपने खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तब तो निश्चित तौर पे जांच की प्रक्रिया पे सवाल उठना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जायज है। तो अब इस चीज को लेकर एक विवाद चल रहा है। अगले 5-7 मिनट में आपको पूरी प्रक्रिया, ये पूरा मामला क्या है ये समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया आने वाला है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। भाई, स्वतंत्रता दिवस का इंतजार आप में से काफी लोगों को सेल के लिए होता है, तो वो टाइम भी आ गया है। स्वतंत्रता दिवस की सेल लग गई है। अगर आप लोग 2025 में ये एग्जाम देने वाले हैं, याद रखिएगा, आप में से जो भी लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, अब अगर वो 15 अगस्त तक एजे लाइव कोड लगाएंगे तो उनको ये बैच 23,999 का मिल जाएगा। आमतौर पे एजे लाइव कोड के साथ 27,999 का मिलता है, तो पूरे 4,000 रुपए की छूट इस बार आपको दी जा रही है। तो आपको जो है सीधे 23,999 का ये बैच मिल जाएगा। प्रतिज्ञा 2.0 है, प्रतिज्ञा का बेहतर वर्जन है। इसमें आपको एक तो प्राइस कम किया गया है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, जो 23,999 देंगे उसका रिफंड, और साथ के साथ आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आराम से हमारे साथ रहिए और तैयारी कीजिए, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इस बार आपको एक सिलेक्शन बॉक्स भी दिया जाएगा। सिलेक्शन बॉक्स में काफी तरह की स्टेशनरी है जो पढ़ाई में आपकी मदद करेगी, तो ये आपके पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप तुरंत जुड़ जाइए एजे लाइव कोड लगाकर। चलिए अब आते हैं माधवीपुरी बुच पर कि भैया क्या किया इन्होंने ऐसा, इस बार क्या मामला है। तो हिंडनबर्ग, अच्छा पहले एक बार ये देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन होता क्या है। एक बार जल्दी से आपको ये बता दूं कि देखिए,
क्या होता है जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है? पब्लिक होने का मतलब यह है कि उसके शेयर सार्वजनिक तौर पर बिकते हैं। पब्लिक होने का क्या मतलब है कि उसके शेयर जो है स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूं स्टॉक मार्केट में जाके। तो जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है तो अब क्या होता है, उसके शेयर के दाम जो है वो मांग और आपूर्ति से ही तय होते हैं कि अगर मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो शेयर के दाम बढ़ जाते हैं, मांग घट गई तो शेयर के दाम गिर जाते हैं, और इससे कंपनी के वैल्यूएशन इत्यादि पर फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही होगी उसकी मांग बढ़ेगी, जो खराब कर रही होगी उसकी मांग घटेगी। लेकिन इसके लिए क्या होता है, कंपनी के मालिकों पर, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, जैसे अदानी समूह के प्रमोटर आप किसको मान सकते हैं, गौतम अदानी को मान सकते हैं। प्रमोटर पर शेयर होल्डिंग की सीमा लगाई गई है, जैसे मान लीजिए 25% है कि प्रमोटर के पास 25% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, प्रमोटर के पास इतनी शक्ति ना रहे कि वो अपने शेयर के दाम कभी भी घटा दे कभी भी बढ़ा दे। इसलिए इस तरह के एक कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा जो शेयरों के दाम भी हैं, दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये दामों का ऊपर नीचे होना प्राकृतिक होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से आपके शेयर की मांग बढ़ गई तो आपके शेयर महंगे हो गए, घट गई तो सस्ते हो गए। शेयर में बेटा मैन्युपुलेशन क्या होता है, मैन्युपुलेशन मतलब गड़बड़ जो होती है। एक गड़बड़ तो जो अदानी समूह पे आरोप लगा था वो ये था कि वो इस 25% की सीमा का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, उनके परिवार के पास तो 25% ही है, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में कुछ ऐसी कंपनियां बना रखी हैं, उस समय सिंगापुर का नाम आया था, सिंगापुर में कुछ ऐसी कंपनी बना रखी है। उस कंपनी, एक भारतीय मूल के व्यक्ति का भी नाम आया था उस समय, नाम छोड़ देते हैं, लेकिन सिंगापुर में उन्होंने ऐसी कंपनियां बना रखी हैं जिनके पास इनकी कंपनियों के शेयर्स हैं। और वो कंपनी बेसिकली कुछ करती नहीं है, बेसिकली वो गौतम अदानी और विनोद अदानी का ही व्यक्ति है जिसको वहां बैठा रखा है, उसने अपने नाम पे कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। तो एक तरह से हम जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ये खुद अपने शेयर कंट्रोल करना चाहते हैं 25% से ज्यादा, जो कि सेबी के नियमों के खिलाफ है। ये पहला आरोप था। दूसरा आरोप अदानी समूह पर हमेशा ये लगा कि ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा अन्य जगहों से लाकर, जैसे कुछ काला धन होगा जिसको मनी लॉन्डर कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है, मॉरिशस जैसे देश है भाई जो टैक्स हेवन है, जहां पर ज्यादा पूछताछ नहीं होती, या फिर बरमूडा जैसे जो देश हैं, यहां पर ऐसे बहुत सारे फंड बना रखे हैं। यहां पर क्या कर रखा है, बहुत तरह के फंड बना रखे हैं, और ये फंड जो हैं ये अदानी समूह की कंपनियों में ही निवेश करते रहते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो अदानी समूह को दो लाभ होते हैं। एक तो अदानी समूह का पैसा जो है, जो शायद मान लीजिए अनाधिकृत पैसा होगा, काला पैसा होगा, वो किसी तरह से घूम फिरकर उनकी अपनी कंपनियों में लग जाता है। दूसरा, उनके शेयरों के दाम कृत्रिम तौर पे बढ़ते हैं। अगर उनके शेयरों में मान लीजिए एकदम से 10,000 करोड़ की खरीदारी हुई तो मार्केट में माहौल यह बनता है कि अदानी की शेयरों की तो बहुत मांग है यार, और अदानी के शेयरों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के आरोप जो है हिंडनबर्ग ने पिछली बार उन पर लगाए थे। तो सेबी ने जांच में उनको पाया कि ये निर्दोष हैं। इस बार क्या किया है, हिंडनबर्ग ने अपनी जांच में यह कहा है कि सेबी की जो अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच और उनके पति जो है धवल बुच, हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया है कि भाई माधवीपुरी बुच जो है वो कैसे जांच करेंगी, क्योंकि इस तरह की कंपनियां जो काला धन जो है अदानी समूह की कंपनियों में लगा रही हैं, ऐसी कुछ कंपनियां, जैसे ऐसी कंपनियां जो मॉरिशस में हैं, ऐसी कंपनियां जो बरमूडा में हैं, ऐसी कंपनियों में तो इनके अपने पैसे लगे हुए हैं। यानी कि ये खुद अपना पैसा जो है गलत तरीके से अदानी समूह की कंपनियों में लगाने वाले फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर ये खुद ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टर हैं, इनका काम क्या है सेबी अध्यक्षा के तौर पे कि ये इस प्रकार के गलत इन्वेस्टमेंट को रोकें, पर ये तो खुद उसका हिस्सा है। तो यहां पर जो है हिंडनबर्ग ने यही कहा है कि भाई ये कैसे रोकेंगी, ये तो खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा है और ये तो खुद इस समस्या में एक जो है पूरी तरह से शामिल है। और इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार के फंड्स में इन्होंने जो है निवेश किया है। और इसमें कोई डाउट नहीं है हिंडनबर्ग के हिसाब से कि ये वाले जो फंड्स हैं ये विनोद अदानी के हैं। विनोद अदानी कौन है, अदानी समूह के चेयरपर्सन हैं, जो कि गौतम अदानी के बड़े भाई हैं, अदानी समूह के चेयरमैन है ये।
तो विनोद अदानी के फंड्स हैं और इन फंड्स में पैसे जो है वो माधवीपुरी बुच और इनके पति धवल बुच के भी लगे हुए हैं, ये बात इन्होंने कही। तो हिंडनबर्ग ने डिटेल दिया है कि भाई 2017 में जैसे माधवीपुरी बुच के पास ऐसे एक जगह इनके बहुत सारे पैसे लगे हुए थे, तो अब इनको उस समय सेबी का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो माधवीपुरी बुच ने ऐसे एक फंड को पत्र लिखकर सारे अधिकार अपने पति को दे दिए थे। लेकिन कायदे में तो पति को भी नहीं होने चाहिए ना, स्पाउसल तो यार होता ही है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने पति के माध्यम से कर ही सकते हो। उसके बाद माधवीपुरी बुच ने भी ये कहा है कि भाई 2018 में मैंने सारे पैसे निकाल लिए वहां से, ऐसा कुछ भी निवेश हमने वहां पर नहीं रखा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि उसके बावजूद भी माधवीपुरी बुच का जो है अच्छा खासा निवेश जो है उनका और उनके पति का इस तरह के फंड्स में था, और इस तरह के फंड्स के जरिए जो है अदानी समूह में निवेश किया गया है। तो एक तो अपने आप में यह गैर कानूनी है, और दूसरा निश्चित तौर पर यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हितों के टकराव की बात लेकर आता है कि ऐसे में माधवीपुरी बुच जो हैं वो अदानी समूह से जुड़ी कोई भी जांच कैसे कर सकती हैं, जबकि खुद वो अदानी समूह में अच्छा खासा पैसा निवेश करके बैठी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी उन पर आरोप लगे हैं कि इस प्रकार के ऑफशोर फंड्स के जरिए वो क्या करते हैं। जैसे इनके पति के बारे में आया कि धवल बुच जो हैं वो एक जाने माने प्रोफेशनल हैं, लेकिन सारा जीवन जो है उन्होंने जो है प्रोक्योरमेंट में काम किया है, वस्तुएं खरीदने में काम किया है। लेकिन अभी क्या हुआ, ब्लैकस्टोन नाम की एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ब्लैकस्टोन ने इनको सीधा सीधा एक बहुत बड़े फंड का चीफ एडवाइजर बना दिया धवल बुच को, जबकि धवल बुच के पास जीवन में फंड चलाने का कोई अनुभव नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सेबी उस टाइम पर एक नया प्रोडक्ट लाई थी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT नाम का एक ट्रस्ट, एक प्रोडक्ट लेके आई थी सेबी उस समय नया, जिसको सेबी प्रमोट कर रही थी, और ब्लैकस्टोन ने इस प्रोडक्ट में बहुत निवेश किया है। तो भाई ऐसे में जो सेबी की अध्यक्ष के पति को सीधे बड़े पद पे नियुक्त करना भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जा रहा है, कि एक तरह से ब्लैकस्टोन ने भी यही प्रयास किया कि किसी ना किसी तरह से सेबी की अध्यक्ष के निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। यह बात उन्होंने जो है करने की कोशिश करी। तो भाई ये इसके अलावा जो है एक और आरोप जो इन पर लगा है कि सिंगापुर में एक अगोरा पार्टनर्स नाम की एक कंपनी है, अगोरा पार्टनर्स नाम की एक कंपनी है जिसकी 100% मालिकाना हक जो है वो माधवीपुरी बुच है। माधवी जी जो है वो इसकी 100% ओनर हैं, यानी कि उन्हीं की कंपनी है। लेकिन ये कंपनी चूंकि सिंगापुर की है, तो सिंगापुर की होने के कारण इसको अपने डॉक्यूमेंट्स बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसकी भारत में जो कंपनी है, जैसे अगोरा पार्टनर्स इंडिया जो कंपनी है, उसी ने लाभ में 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। और देखिए ये बात याद रखिएगा कि आमतौर पर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी इस प्रकार की, जब भी किसी व्यक्ति पर आमतौर पे फाइनेंशियल सेक्टर में रिश्वत लेने का आरोप लगता है, तो आमतौर पे रिश्वत की लेन देन के लिए इस प्रकार की कंसल्टिंग कंपनी को ही प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मैं बहुत बड़ा अफसर हूं या कोई बहुत बड़ा नेता हूं, और मुझे किसी विदेशी व्यक्ति से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेनी है, तो अब मैं कैसे लूंगा? तो उसका एक सरल तरीका क्या होता है कि मैं अपने नाम पर एक कंसल्टिंग कंपनी खोल दूं, और उसका मान लीजिए मैं डायरेक्टर अपनी पत्नी को, बच्चों को, किसी को बना दूं, मित्र को, अपने कई बार अपने घर में काम करने वाले स्टाफ को उसका डायरेक्टर बना दूं। वो कंपनी कुछ नहीं कर रही है, वो कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन तब भी जिससे मुझे रिश्वत लेनी है, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी, इस कंपनी ने उस कंपनी को कोई बहुत बड़ी कंसल्टेशन दी, सलाह दी, और सलाह के लिए फीस आ गई। क्योंकि अगर मैं सामान बेचूंगा तो मुझे सामान दिखाना पड़ेगा, लेकिन सलाह तो सलाह है। मैंने भाई आपको कोई बिजनेस कैसे सुधारा जाए इसके लिए सलाह दी, और उस सलाह के लिए आपने मुझे इस कंपनी को 100 करोड़ का पेमेंट कर दिया। तो उसके बाद जो है उस पेमेंट में मैं अपनी कंपनी में नुकसान दिखा के उस पेमेंट को मैं टैक्स फ्री तरीके से प्राप्त कर लेता हूं। तो ये जो इस प्रकार का जो कंसल्टिंग वाला काम भी है, ये बड़ा शेडी है, ये उचित नहीं प्रतीत होता। तो जरूरत इस बात की है कि सेबी के अध्यक्ष पर इसकी पूरी जांच कराई जाए। विपक्ष इसकी मांग कर रहा है, सरकार उनको डिफेंड कर रही है, लेकिन मेरे को भी ऐसा लगता है कि इन आरोपों की जांच जो है कम से कम वो होनी चाहिए। कोई कारण नहीं है कि हम हिंडनबर्ग की हर बात पर विश्वास कर लें, लेकिन तब भी इसका भी कोई कारण नहीं है कि उसके आरोपों की जांच भी ना की जाए। मैं आशा करता हूं जांच होगी, जांच के बाद जो भी सच्चाई होगी, जो भी वास्तविकता होगी, वो हमको ठीक से पता चलेगी। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई इंडिपेंडेंस डे सेल आ गई है। अगर आप
2024 में देने वाले हैं तो प्रतिज्ञा 2.0 बैच से जुड़ जाइए। और माफ कीजिएगा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप प्रतिज्ञा 2.0 से जुड़ जाइए। और अगर आप उसके बाद एग्जाम देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप 2026 या 27 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो 2026 या 27 की जो परीक्षा है उसके लिए आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से भी जुड़ सकते हैं। किधर गया यार, हाँ ये रहा। लॉन्ग टर्म बैच जो है एजे वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, एजे लाइव कोड लगा के, उस पर भी दाम कम हुआ होगा, 31,000 तो हो ही गया है, उससे और कम भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। इसमें हम पहले साल आपको बेसिक पढ़ाएंगे और दूसरे साल एडवांस लेवल की तैयारी होगी 2026 और 27 दोनों वर्षों के लिए। तो जो बैच आपको सूटेबल लगे आप उससे इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।